हेलो, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आज की लाइव क्लास के अंदर। हमारा प्यारा सबसे इजी, सबसे आसान, सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर चल रहा है। उस चैप्टर का नंबर क्या है बेटा? 5। आ जाओ। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोगों ने लास्ट में बच्चों कहां तक काम कर लिया था? हमने करंट लाइबिलिटीज पे बात कर ली थी क्या? यस सर, बिल्कुल कर ली थी। आज हम लोग बच्चों बात करेंगे। अच्छा, ये वाला पोर्शन हमारा पेंडिंग है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एमएसएमई वाला पॉइंट पढ़ाना, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। सबसे शॉर्ट चैप्टर कौन सा? चैप्टर 5 बेटा, है ना। और उसके बाद चैप्टर 9, बाकी सारे इतने बड़े बड़े चैप्टर है। आओ आज की शुरुआत करेंगे ऑडिट ऑफ लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस का मतलब क्या है? जो लोन और एडवांसेस आपने दिए हुए हैं। कम ऑन, जो लोन और एडवांसेस आपने दिए हुए हैं, ओके, तो वो आपके लिए एसेट होते हैं कि नहीं होते हैं? कम ऑन, यस और नो। जो लिए होते हैं वो भाई लाइबिलिटी, जो दिए हुए हैं वो हमारे लिए क्या हो गए हैं? एसेट्स हो गए हैं। आज हम उन्हीं का ऑडिट जो है वो पढ़ने वाले हैं। आ जाओ मेरे साथ। ये चार्ट्स बच्चों आपके पास है। सबसे पहले हम वही अपनी बेसिक राग अलापेंगे। वो बेसिक राग क्या है बच्चों? हम लोग ऑडिट असेशन फॉर लोन एडवांसेस करंट एसेट्स, ई आर गायब है, सी वी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आई होप ये तो सबको अंदाजा है कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं। क्विकली आपको बता देता हूं। एग्जिस्टेंस में बस आपने ये देखना है कि भाई साहब एक्चुअली में हमारे जो लोन एडवांसेस हमने दिखा रखे हैं और जो करंट एसेट्स दिखा रखे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, राइट। कंप्लीटनेस, कोई सारे रेलिवेंट लोन एडवांसेस वगैरह रिकॉर्डेड होने चाहिए, कोई भी अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। वैल्यूएशन, इनकी वैल्यूएशन जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए एंड इनकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ये बात तो बच्चों आपको बिल्कुल दिल के अंदर तक बस गई है। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, आ जाओ। आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टॉपिक में आईसीआई ने क्या किया कि भाई एग्जिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे। एग्जिस्टेंस के लिए आईसीआई ने कुछ बताया ही नहीं क्या करोगे, बस लिख दिया डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स करोगे। बोलो क्या करोगे? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स करोगे। अब डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स बच्चों हमारी एक्सपर्टीज है। हमने पहले ही बहुत अच्छे से डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स जो है वो पड़े हुए हैं, यही वाले डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स। बस ये हम किसके लिए कर रहे थे? ये बेटा हम लोग लाइबिलिटीज के लिए कर रहे थे। क्या ऐसे ही हम लोग लोन एंड एडवांसेस के लिए कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बोलती पब्लिक? तो ऑल्दो आईसीआई ने कुछ बताया नहीं है इसके बारे में, मैंने बच्चों सिर्फ एक ही पॉइंट लिख दिया है कि एग्जिस्टेंस कैसे कंफर्म करोगे? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर से हम लोग प्रिंसिपल और कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल है बेस्ड ऑन एग्रीमेंट टर्म्स उसको कंफर्म करेंगे। बाई चांस आईसीआई बोले कि भैया डिटेल आंसर बताओ, तो टेंशन नहीं लेना है। इन्हीं वाले पॉइंट्स को, कम ऑन, इन्हीं वाले पॉइंट्स को घुमा फिरा के, याद है ये वाले पॉइंट्स सारे, इन्हीं वाले पॉइंट्स को घुमा फिरा के जो है आपने किसके लिए लिख देना है? जो आपने लोन एडवांसेस दे रखे हैं उसके लिए लिख देना है। उम्मीद कर लूं आपसे कर लोगे आप? बोलो हाँ के ना? यस सर, बिल्कुल कर लेंगे। चलिए, तो एग्जिस्टेंस वाला पॉइंट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे बच्चों लोन एंड एडवांसेस की। कौन सा वाला पॉइंट? कंप्लीटनेस वाला पॉइंट। आ जाओ, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं इसके अंदर, मेरे साथ साथ जरा ध्यान से जुड़े रहिएगा। आ जाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके माइंड में बार बार आएगा, सर आईसीआई ने अगर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं लिखा तो हम लिख के आ सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख के आ सकते हो बेटा, मेरी तरफ से आप आजाद हो। भाई इसको तो कोई अगर गलत करता है तो फिर वो बेवकूफी होगा कि भाई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की असर्शन चेक करनी है अकाउंट बैलेंस के लिए और वो इस पर कट्टा मार दे, राइट। तो मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल लिख के आ सकते हैं, राइट। अपनी बेसिक असर्शन चेंज मत कीजिए। ईआरसीवी, पीएनडी, ओसीएसीसी, पीएनडी, राइट। और चैप्टर 1 में अगर बाई चांस आपसे पूछ लें कि पीएनडी के अंदर क्या क्या सेशन चेक करते हैं, तो बेटा वो भी हमने गोटा मार रखा है, ओसीसीए। याद है ना? याद है ना? ऑल्दो मैं उससे अग्री नहीं करता हूं, बट फिर भी बच्चों वो आईसीआई को हम लोग इज्जत देने के लिए ऐसा करके आ जाएंगे। डन, बोलिए, आ जाओ जी। अब बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे किसके ऊपर? कंप्लीटनेस के ऊपर। अब भाई यहाँ पे भर भर के आईसीआई ने पॉइंट दिए, हमने भी भर भर के लिख लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले बच्चों डॉक्यूमेंट उठाना सीखो। आप लोग क्या कर रहे हो? लोन एंड एडवांसेस, करंट, अदर करंट एसेट्स को आप लोग कंप्लीटनेस चेक कर रहे हो। हमेशा बच्चों कंप्लीटनेस कैसे चेक होगी? आप लोग लिस्ट ले लो, स्केड्यूल ले लो और उसको वापस जाके चेक कर लो कि ये रिकॉर्ड्स में है या नहीं। इतनी बात तो आपको समझ आ चुकी है, बोल दो हाँ के ना? हमेशा यही काम करना है। देखिए क्या कर रहे हैं, मैच ऑल लोन एडवांसेस एंड करंट एसेट लिस्टिंग अगेंस्ट द लेजर एंट्रीज टू इंश्योर कंप्लीटनेस। तो सबसे पहले बच्चों डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या आ गया? लिस्ट। इजी इजी, समझ भी आ रहा है साथ साथ। और बच्चों अब ऐसे समझ आना चाहिए कि अब कुछ भी पूछ लें, हमें पता है डॉक्यूमेंट मिल गया तो मजा आ जाएगा। और अगर बच्चों आगे के पॉइंट्स आप लोगों को नहीं भी समझ आए तो अब यही बोल सकते हो ना, रिकंसाइल करेंगे। रिकंसाइल के बाद डिस्क्रिपेंसी मिलेगी तो मैनेजमेंट से पूछताछ करेंगे। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? आ जाओ जी। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास कौन सा है? एग्रीमेंट हम लोग देखेंगे। कंफर्म लोन
टर्म्स एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम पार्टीज फॉर आउटस्टैंडिंग लोन्स। ओके, तो एग्रीमेंट हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद और आसान, एमओए, एओए, ऑथराइजेशन। अगर भाई कोई मटेरियल लोन्स हैं, बहुत बड़े लोन्स दे रहे हैं कंपनी, तो उसके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए एमओए, एओ में। फिर उसके बाद देखो कॉम्पिटेंस कंफर्मेशन, ये कुछ नहीं है बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, जो भी लोन दिए हो वो प्रॉपरली क्या हो, ऑथोराइज हो। सर एमओए, एओए ऑथराइजेशन में और कॉम्पिटेंस कंफर्मेशन वाली ऑथराइजेशन में क्या फर्क है? यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं कि प्रॉपर इंडिविजुअल, प्रॉपर पोजीशन से वो ऑथराइज हो, सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेट्रा। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई एमओए से वो ऑथराइज हो, एमओए और एओए से। पहले बताओ, बात समझ आती है? बोलिए। कागज ही चल रहे हैं बच्चों, कागज। कागज में क्या क्या देख लिया तुमने? लिस्ट देख ली, एग्रीमेंट देख लिया, मोआ ओआ देख लिया, और साथ में भाई साहब कॉम्पिटेंस कंफर्मेशन। कॉम्पिटेंस कंफर्मेशन मतलब लोन्स वर इशूड बाय ऑथराइज्ड इंडिविजुअल, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी एक्सेट्रा। इजी इजी। आइए जी, देन बात करते हैं भाई कंपनी के बोर्ड का अप्रूवल भी चेक कर लो। लोन दे रहे हो तो कंपनी के, कम ऑन, कंपनी के क्या चेक कर लो? बोर्ड के अप्रूवल। बोर्ड का अप्रूवल कैसे चेक करते हैं हम लोग? बोर्ड के मिनट्स के, मीटिंग के मिनट्स चेक कर लेंगे। आ जाओ, यहाँ पे तो सब में बच्चों कागज ही चेक हुए। मेरे साथ साथ एक बार याद दिलाओ, सबसे पहले क्या चेक किया? लिस्ट। फिर हमने बच्चों क्या ऑब्टेन कर लिया? एग्रीमेंट। फिर उसके बाद क्या बात करी हमने? क्विकली रिवाइज करा दो, मोआ। मोआ याद आएगा तो ओआ भी याद आएगा। फिर हमने बच्चों क्या चेक कर ली? कॉम्पिटेंस ऑफ द पर्सन ऑथराइजिंग द लोन, यानी कि उसके पास अथॉरिटी थी या नहीं थी। एंड देन लास्ट बच्चों हम लोगों ने क्या चेक कर लिया था? हमने बोर्ड के एमओएम चेक कर लिए थे, बोर्ड मिनट के एमओएम, बोर्ड मीटिंग के एमओएम। बताइए, 5 पॉइंट का एक सेट बना के चलो, कागज ही चेक हो रहे थे बच्चों इसके अंदर। अब जरा आगे देखते हैं, भैया लोन दिया है तो हो सकता है सिक्योरिटी भी ली हो, तो हम सिक्योरिटी की पॉइंट चेक करेंगे। चेक फॉर सिक्योरिटीज अगेंस्ट लोन टू इंश्योर ड्यू रीपेमेंट। फिर रिकवरी रेगुलरिटी, क्या हमारे को लोन रेगुलर रिकवर भी हो रहा है नहीं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो रिलेटेड पार्टी को अगर लोन दिया गया है तो हम लोग क्या चेक करेंगे? ऑथराइजेशन एंड टर्म्स ऑफ रिलेटेड पार्टी लोन फॉर फेयरनेस एंड कंप्लाइंस। कहीं ऐसा तो नहीं है टर्म्स विच आर प्रीजुडिशियल टू द कंपनी, उस पर लोन ना दे दिया हो। आ जाओ, ये समझ आया जो मैंने बोला बेटा? पहले समझा चुका हूं मैं आपको, टर्म्स विच आर प्रीजुडिशियल टू द कंपनी। ऐसा ना हो कि रिलेटेड पार्टी को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दिया हो आपने। स्टैट्यूटरी बैलेंस, रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। रीजनेबिलिटी में हम लोग क्या बनाते हैं? एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना है, एक्चुअल अमाउंट कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाए तो भाई साहब उसको फर्दर क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं। राइट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एडवांसेस की बात चल रही है। तो आपने जीएसटी में बच्चों जब आप लोग परचेजेस करते हो तो आप आईटीसी का एक एसेट बनाते हो कि नहीं बनाते हो? जनरल एंट्री पास करोगे, जब आप परचेज करोगे, परचेज पे जो जीएसटी पे करोगे उसका आप एक एसेट क्रिएट कर देते हो। हाँ या नहीं? तो बेटा उसके लिए आप एक रीजनेबिलिटी टेस्ट कर सकते हो कि भाई इनके परचेजेस इन्होंने कितने दिखाए हैं, उस हिसाब से इनका आईटीसी कितना होना चाहिए। कम ऑन, यस और नो बोल दो ड्यूरिंग द ईयर। फिर उसको हम लोग रिकंसाइल भी कर सकते हैं। देखिए, स्टैट्यूटरी बैलेंस रीजनेबिलिटी, कंडक्ट अ रीजनेबिलिटी टेस्ट फॉर बैलेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक जीएसटी इनपुट क्रेडिट अगेंस्ट परचेजेस एंड एक्सपेंसेस। देन फिर उसके बाद हमें पता है रीजनेबिलिटी के बाद तो क्या होता है बेटा? रिकंसिलेशन होता है अगर डिफरेंस आ जाता है तो। कंपेयर द अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स विद द क्लेम्स मेड इन द स्टैट्यूटरी रिटर्न, दैट इज जीएसटी रिटर्न एक्सेट्रा। तो हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड और रिटर्न्स को आपस में रिकंसाइल करके देखेंगे, डिफरेंस आएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। सोचिए बच्चों, 8 मिनट लगे हमें ये पूरा कंप्लीट करने में, एंड मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप 6-7 बातें तो लिख के आ सकते हो। आओ शुरू से शुरू करते हैं बिना देखे। लिस्ट लूंगा, एग्रीमेंट लूंगा, मोआ ओआ, बोर्ड मिनट्स, 4 पॉइंट तो ये हो गए। बाई चांस अगर भूल रहे हो कुछ तो भाई साहब हमारे पास और क्या क्या है? एक तो उस व्यक्ति की भी अथॉरिटी चेक कर लेंगे जो व्यक्ति लोन दे रहा है, और जीएसटी के ऊपर आ जाओ, अपना स्टेटमेंट ऑफ रीजनेबिलिटी बना लोगे, फिर रिकंसिलेशन कर लोगे। 7 पॉइंट्स तो बच्चों ने यहीं पे कवर कर दिया है ना। आ जाओ, और क्या क्या बच गया है? सिक्योरिटी, रिकवरी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सिक्योरिटी, रिकवरी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आइए फिर से बच्चों एक बात और बोलते हैं, यस लिमिट चेक भी लगा सकते हैं कि भाई प्रॉपर वो एक्चुअली क्या होगा सृष्टि, वो ना इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट बन जाएगा, बट यस डेफिनेटली हम लोग लिमिट चेक भी लगा सकते हैं कि आप जो लोन दे रहे हो विद इन द लिमिट्स है या नहीं है। आइए दोबारा से बच्चों, अभी तो 1 मिनट में रिवाइज भी कर लिया है, 1 मिनट और लगाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग लोन और एडवांसेस की कंप्लीटनेस का ऑडिट कर रहे हैं, हम लोग अदर करंट एसेट की कंप्लीटनेस का ऑडिट कर रहे हैं। स्पेसिफिक फोकस हमारा लोन्स एंड एडवांसेस पे है। आइए सबसे पहले लिस्ट लिया, एग्रीमेंट लिया, मोआ ओआ लिया, आपका बोर्ड की हमने मिनट्स देख लिए, और हमने कॉम्पिटेंस देख ली व्यक्ति की जो लोन दे रहा है। चलो जी, फिर लोन है तो सिक्योरिटी भी होगी, लोन है तो रिकवरी भी होगी। कम ऑन राइट। उसके बाद रिलेटेड पार्टी के लोन्स पे स्पेशल नजर रखेंगे। रीजनेबिलिटी हम लोग एक स्टेटमेंट बना लेंगे और रीजनेबिलिटी स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर लेंगे। भारत माता की जय, खत्म, फिनिश, इजी। आइए, जीरो तो नहीं है बाप लोग,
जीरो तो नहीं है ना, बस इतना याद रखो, नहीं सब बिल्कुल जीरो नहीं है। अगर कोई हमसे पूछ ले तो हम लोग बता देंगे बिल्कुल। आ जाओ, इंटरेस्ट और लोन बिल्कुल सृष्टि उसी में हो गया कि रेगुलर रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है। आ जाओ जी। देन चलते बच्चों नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने एक बेसिक क्वेश्चन पढ़ा असर्शंस वाला। हमने उसके बाद बच्चों देखा कि भाई कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे। एग्जिस्टेंस में ज्यादा हमें कुछ पढ़ाया नहीं गया है, याद रखिएगा। ओके, बोल दो। देन अब हम लोग आ गए बच्चों किसके ऊपर? हम लोग आ गए हैं किसके ऊपर? अपना वैल्यूएशन के ऊपर। बोलिए किसके ऊपर? वैल्यूएशन के ऊपर। और वैल्यूएशन बच्चों देखो, वैल्यूएशन का ना प्रॉब्लम समझो। वैल्यूएशन में हम ये देखना चाहते हैं कहीं भाई इन्होंने जो लोन एंड एडवांसेस दिखा रखे हैं कहीं वो अननेसेसरी इन्फ्लेट तो नहीं कर रखे हैं, क्योंकि लोन एंड एडवांसेस हमारे एसेट है। एसेट इन्फ्लेटेड दिखेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगता है। कम ऑन, यस और नो? स्टेक होल्डर्स कुछ होता है, अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बस ऑडिटर को इस एंगल से सोचना है कि कहीं भाई इनके एसेट्स इन्फ्लेटेड तो नजर नहीं आ रहे हैं। आइए मैं इसी एंगल से बच्चों आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा उठा लिया? एजिंग रिपोर्ट एनालिसिस। एजिंग रिपोर्ट एनालिसिस से क्या पता चल जाएगा कहीं भाई आपका कोई बहुत लोन एंड एडवांस ऐसे तो नहीं जो बहुत समय से ड्यू पड़े हुए हैं, है ना? और ड्यू है तो इनको क्या करना चाहिए? वेरी गुड, हाँ जी आदित्य वेरी गुड। ड्यू है तो क्या करना चाहिए? कम ऑन, राइट ऑफ करवाओ भाई, बहुत लंबे समय से ड्यू है तो वेरी गुड। गेटिंग अ पॉइंट? मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करो, उन्हें राइट ऑफ करो। और राइट ऑफ से याद आया, राइट ऑफ के दो पॉइंट है कि भाई रिव्यू बैड लोन्स एंड एडवांसेस, राइट ऑफ इंक्लूडिंग अ शेड्यूल ऑफ प्रोविजन एंड राइट ऑफ इंश्योर एक्यूरेसी इन ऑथराइजेशन। और राइट ऑफ के लिए एक पॉइंट आप बिना देखे बता सकते हो बच्चों, भाई राइट ऑफ करने वाले व्यक्ति के पास प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। यस वेरी गुड। देखिए कैसे अब आप लोग बच्चों तैयार हो चुके हैं। याद है हम लाइबिलिटी में राइट बैक राइट बैक राइट बैक कर रहे थे, यहाँ पे राइट ऑफ वर्ड यूज कर रहे हैं बस। तो हमने देखा कि भाई बैड लोन्स को रिव्यू करेंगे एंड रिव्यू बैड लोन्स एंड एडवांसेस रिटर्न ऑफ, जो भी राइट ऑफ हुए हैं बैड लोन्स हुए हैं उनको हम लोग रिव्यू करेंगे। और ये भी देखेंगे राइट ऑफ अप्रूवल किससे हुआ है? अथॉरिटी अप्रूवल के साथ हुआ है। और बच्चों एक बात और, सेम लाइबिलिटी वाला चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, कि अगर आपके पास कोई लोन फॉरेन एक्सचेंज में है तो मुझे बताओ क्या बेटा उसको प्रॉपर अमाउंट पे रीइंस्टेट होना चाहिए? यस, एज पर AS 11। देखिए, चेक रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी लोन एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट फॉर कंप्लायंस विद AS 11 और रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे लिए AS 11 ही रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। डन। देखिए मैंने आपको भी क्या दिखाया, मैं कह रहा हूं पढ़ना तो बाद में शुरू करेंगे, पहले ही बच्चों आपको 4 पॉइंट पता है। एजिंग रिपोर्ट सबको पता है, एजिंग रिपोर्ट क्या होती है। ये देखो हम लोग इस तरह से जो है एज बनवा लेंगे, नॉट करंटली ड्यू 30 डेज ओल्ड, फिर उसके बाद 30 टू 60 डे ओल्ड, 60 टू 180 डे, एंड जो भी आपके पास रिदम बनेगा वो हम लोग जो है क्या बनवा लेंगे, इनसे एक एजिंग रिपोर्ट बनवा लेंगे। राइट, मैं इसको ठीक कर दूंगा। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हमने राइट ऑफ की बात करी, राइट ऑफ अथॉरिटी अप्रूवल की बात करी, फॉरेन करेंसी रीस्टेटमेंट की बात करी। बताइए, ये मुझे बताइए क्या आप ये 4 पॉइंट लिख पाएंगे? कम ऑन, बस बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है। लिटिगेशन तो नहीं चल रही भाई कोई लोन एंड एडवांसेस को लेकर। ओके, तो कंपेयर करंट एंड प्रीवियस ईयर लिस्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस अंडर लिटिगेशन टू असेस द रिस्क। अच्छा, उसके बाद डाउटफुल लोन आइडेंटिफिकेशन। आप ऑडिटर भी आइडेंटिफाई करेगा, ऑडिटर इनका प्रोसेस भी समझेगा, ऑडिटर इनका प्रोसेस भी समझेगा। आइडेंटिफाई लोन एंड एडवांसेस डीम्ड डाउटफुल एंड डिस्कस विद मैनेजमेंट द रैशनल फॉर नॉट प्रोविजनिंग दीज इन दी डाउटफुल अकाउंट्स। तो ऑडिटर, अगर ऑडिटर को ऑडिट करते करते कुछ ऐसे लोन एंड एडवांसेस दिख गए जो डाउटफुल है रिकवरी के लिए, तो ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि भाई आप इनके अगेंस्ट प्रोविजन जो है वो क्यों नहीं बना रहे हो। इजी, बोलिए। आइए, और क्या है बच्चों हमारे पास? एक पॉइंट था डाउटफुल अकाउंट अलाउंस। इवेल्युएट द प्रोसेस। ये देखो जो प्रोसेस में आपको बोल रहा था वो सबसे ऊपर आ गया कि सबसे पहले हम प्रोसेस समझेंगे कि भाई कैसे ये अलाउंस निकालते हैं डाउटफुल अकाउंट्स के लिए, एंड कंपेयर द प्रोसेस विद द प्रीवियस ईयर फॉर कंसिस्टेंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। इनका प्रोसेस क्या है ये पता लगाने के लिए, हाउ दे आइडेंटिफाई द डाउटफुल अकाउंट। डन। अब देखते हैं हम लोग कितनी बातें बोल पा रहे हैं, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो जो सबसे आसान थे, एजिंग रिपोर्ट आसान था, राइट ऑफ आसान था, फॉरेन करेंसी आसान था, उसके बाद लिटिगेशन, ये अलाउंस और आइडेंटिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। यहां पे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यहां पे आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट से राइट ऑफ कराने की बात कर रहे हैं। राइट, सत्य प्रकाश का क्वेश्चन है सर एनपीए के टर्म्स यहां पे भी लगेंगे क्या? अरे नहीं भाई, वो बैंक के लिए थे, वो आरबीआई का सर्कुलर है, बैंक्स पे एप्लीकेबल है। एक बार क्विकली रीड करो सबको। सेजल सो गई हो कि जाग रही हो? जल्दी से रीड करो एवरीवन, प्लीज सब रीड कर डालो, उसको जल्दी से रीड कर डालो। आपके पास नोट्स है बच्चों, रीड कर दो सारे। यस तनिष बिल्कुल कर सकते हैं। तनिष बोल रहा है वैल्यूएशन में अगर रिलेटेड पार्टी को लोन है
तो चेक कर सकते हैं वो आर्म्स लेंथ प्राइस, वही बेटे टर्म्स एंड कंडीशन चेक हो जाएंगे ना लोन के, इंटरेस्ट का रेट क्या दिया है, रीपेमेंट पीरियड क्या दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सब याद कर लेंगे बच्चों, आप हिम्मत करोगे सब याद कर लेंगे। आ जाओ, रीडिंग डन, कर लो, आराम से करो, आराम से, रिलैक्स। बिल्कुल महेंद्र, बिल्कुल। आपको एक बात बोलूं मैं, मुझे तो इससे भी डाउट होता है कि जब मैं बोलता हूँ रीडिंग कर लो, कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो रीड नहीं करते होंगे, पक्की बात है, कुछ तो ऐसे बालक जरूर होंगे तो कहते हैं भाई छोड़ना, भाई कर लिया करो, प्लीज कर लिया करो। और अब आप ये देखो, क्या आप बच्चों चैप्टर आसान लगना शुरू नहीं हो गया? हमने इतना दर्द झेल लिया कि अब दर्द होना ही बंद हो गया, कहते आन दो, जो सेशन आनी आ जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। अब बताओ, आपको बच्चों को बोल दे कि भाई जरा चेक करो वैल्यूएशन के बारे में, किसके, आपके लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स में, हम लोग शुरू हो जाएंगे, एजिंग रिपोर्ट दे दो। राइट ऑफ करते हो तो भाई साहब हमें उसका प्रोसेस समझना है, राइट ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी के साथ होता है या नहीं होता है, कम ऑन बोलो हाँ करें, ये बात बोल देंगे, फिर फॉरेन करेंसी वाली बात बोल देंगे। फिर देखो तीन बातें और याद है मुझे तो, एक तो भाई लिस्ट ऑफ लिटिगेशन ले लेंगे, पिछले साल से कंपेयर करेंगे। फिर हम देखेंगे कहीं आपका जो डाउटफुल अलाउंसेस को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है, मैं वो समझना चाहता हूँ। और फिर ड्यूरिंग द ऑडिट अगर मैंने कोई डाउटफुल लोन्स वगैरह आइडेंटिफाई कर लिए, डाउटफुल अकाउंट्स को हमने जो आइडेंटिफाई कर लिया है, तो मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे आप उसको राइट ऑफ क्यों नहीं करते। भाई मैं अगर एग्जामिनर होता और कोई बच्चा इतना लिख देता, मैं भाई ऐसे कर लेता उस बच्चे को सदके जावा और मार्क्स दे देता बेटा मैं उसको। समझे कि नहीं समझे तुम लोग, बोलो हाँ के ना। आ जाओ लीजिए, आई होप हमने सारे कवर कर दिए थे। अरे हाँ, हमने बातों ही बातों में सारे कवर कर दिए बच्चों, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, डन, बोल दो। कभी कभी तो मेरा मन पता है क्या करता है, कभी कभी तो मेरा मन करता है आप में से किसी का मन करे तो कर देना। हमारे पास तो, हम तो भाई हो गया ना हमारा समय, खुद का ही इंस्टीट्यूट बना लो और भाई किसी से रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, बच्चे को इतना कामयाब बना दो, उसकी जॉब वॉब लगवाओ, छुट्टी। अल्टीमेटली तुम्हें जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, राइट। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ बच्चों, कोर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, कोर्स करने वाले की वैल्यू होती है, इस बात को याद रख लेना, तुम कहीं पर लिख लो इस बात को, राइट। तो बस 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 बस, लेकिन कभी कभी भावुक हो जाता, फिर मैं सोचता हूँ वापस आ जा, पढ़ा ले बच्चों को, ठीक ठाक पढ़ा ले, फिर उसके बाद सोचेंगे। सच में मैं तो चाहता हूँ कि एक अपना खुद का ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां बच्चा है। आप सोचो ना बच्चों, अगर मैं आपको 2 मिनट बस एक एक्स्ट्रा डिस्कशन कर रहा हूं, प्लीज इसको साइड में रख दीजिएगा। अगर मैं आपको ऑडिट के कोर चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा दूं, कोर चैप्टर्स, और आपको उसके बाद बच्चों 30-40 घंटे ऑडिट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कि भाई एक्चुअली में जब आप किसी भी फर्म में जाते हो, किसी छोटी फर्म में, बड़ी फर्म में, मीडियोकर फर्म में, तो कैसे ऑडिट करा जाता है, राइट। और उसके बाद में आपको 3 महीने एक सीए फर्म में काम पे लगवा दूं, भाई ऑडिट ऐसे होता है। मतलब आप लोग अप्रोक्सीमेटली 6-7 महीने में तबीयत से ऑडिट सीख जाओगे, बोलो हाँ कहना। ये सब क्या हो रहा है? अभी तो जब तुम चलोगे ना वहां पे चैप्टर नंबर 9 में, तुम अपना सर दीवारों में देके मारोगे, मैंने तभी तो फोम वाली दीवारें बनवा रखी हैं आसपास। मतलब भाई आपको ऐसा ऐसा कुछ पढ़ाएंगे, आपका कभी क्यों है ये, मैं क्यों पढ़ रहा हूं ये। और शुक्र मनाओ EIS हट गया है। अब देखो EIS, देखो मैं भी EIS पढ़ाता था, लेकिन मैंने अननेसेसरी उसको ना ऐसे बूस्ट नहीं करता, भाई EIS में इतना जरूरी है, वो जरूरी है, फलाना जरूरी, कुछ नहीं है जरूरी। अगर 100 बच्चे EIS पढ़ते होंगे ना, 100 भी नहीं, अगर 1000 बच्चे EIS पढ़ते होंगे, उसमें से एक होगा जो उसके एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करता होगा अपनी जिंदगी में, एक। तो भाई ऑप्शनल दे दो ना, और CA बनने के बाद पढ़ा लो। और अच्छा मजे की बात क्या है, इधर देखो, अब पॉइंट ये है कि भाई मैं ऐसा इंस्टीट्यूट बना तो लूं, लेकिन फिर उसमें ना बच्चे नहीं आते, क्योंकि बच्चों को भी क्या चाहिए, डिग्री, सर्टिफिकेट, रिकग्निशन।
और मैं आपको बता दूं बच्चों, सीए भी, इस बात को आपको रिकॉर्ड करके भी कहीं डालना डाल देना, सीए भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब लग जाएगी। सीए भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका करियर बहुत अच्छा जाने वाला है, आप लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे साल के, ये गारंटी नहीं है, याद रखिएगा। हेलो हेलो हेलो, राइट। गारंटी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की है कि अगर आप जिंदगी में सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे, राइट। और सीखना कौन सा वाला बेटा? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अभी जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो आप सीखेंगे। चलिए, 2 मिनट की मेरी दिल की भड़ास खत्म। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अगले टॉपिक पे। और अगला टॉपिक कौन सा है? ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। आ जाओ। सर ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कौन कराएगा? अरे स्माइल करके बताओ बेटा, कौन कराएगा? जल्दी बताओ। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। मुझे पता है इस पे एक एक्सपोज वीडियो पक्का आ रही है। देखो, नहीं कराता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्लास में। मैं तो कह रहा हूं शुरू से शुरू करते हैं। एबीसीडी भी मैं सिखा देता हूं बेटा, छोड़ो ना। हाँ, महेंद्र कह रहा, ऑडिट ऑफ प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। चलो बच्चों, इसकी शुरुआत करते हैं। इनकी मीनिंग से बाद में आएंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग चल देते हैं इनका ऑडिट करने के लिए। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका ऑडिट जो है वो कैसे होने वाला है। सबसे पहले हम किस पे चर्चा करेंगे? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, ऑडिट प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन। जेनरिक क्वेश्चन कि प्रोविजन और कंटिजेंट लायबिलिटी का ऑडिट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बट बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिस्ट एंड लेजर कंपैरिजन। हम थक गए कर करके। लिस्ट मांगेंगे, लिस्ट से बच्चों हम लोग जो है लेजर तक जाने की कोशिश करेंगे, कंप्लीटनेस चेक हो जाएगी। एग्रीमेंट रिव्यू। एग्रीमेंट रिव्यू, इंस्पेक्ट कस्टमर एंड लीगल एग्रीमेंट फॉर ऑब्लिगेशन, वारंटी, कमिटमेंट एटसेट्रा। अच्छा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको बेसिक आइडिया है कंटिजेंट लायबिलिटी का, प्रोविजंस का, बिल्कुल बेसिक सा, मीनिंग लास्ट में पढ़ाऊंगा। आ जाओ इधर देखो। देन प्रोविजन बेसिस वेरिफिकेशन। हमने भाई मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? मैनेजमेंट की कैलकुलेशन और रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे कि आपने प्रोविजन इतना ही क्यों बनाया है और आपका ये प्रोविजन बनाने का रीजन जो है वो क्या था। डन, बोल दो। क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या आया है, कहां से आया है पता नहीं। अंडरलाइंग एग्रीमेंट में अंडरलाइंग क्या इंप्लाई करता है, ये सवाल है मेरे पास। अंडरलाइंग एग्रीमेंट मतलब बेटा द एग्रीमेंट इन चर्चा, द एग्रीमेंट, उसके लिए अंग्रेजी वर्ड नहीं मिला मुझे। द एग्रीमेंट इन क्वेश्चन, द एग्रीमेंट जो आप पढ़ रहे हो, राइट, द एग्रीमेंट जो आप पढ़ रहे हो। ओके, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। चलिए जी, हाँ जी, यहां तक क्लैरिटी मुझे बताइए, बोल दो। मनी कह रहे नीचे लेटा हुआ एग्रीमेंट। अरे नहीं भाई, जिस एग्रीमेंट की बात चल रही है भाई, अंडरलाइन। हाँ जी, तो ये तो बच्चों कोई क्वेश्चन था ही नहीं मेरे हिसाब से, बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन था। ऑडिट प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन, लिस्ट लेजर हम लोग जो है वो चेक कर लेंगे। उसके बाद अंडरलाइंग एग्रीमेंट। अंडरलाइंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? द एग्रीमेंट इन क्वेश्चन। आप अगर किसी कस्टमर का अकाउंट चेक कर रहे हैं, आप अगर किसी लाइबिलिटी को चेक कर रहे हैं, तो आपने कस्टमर के साथ कोई एग्रीमेंट किए होंगे, उस एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए वो लाइबिलिटी की आप लोग जो है वो चीजें चेक करेंगे। एनएसई ऑब्टेन अंडरलाइंग वर्किंग एंड द बेसिस। अंडरलाइंग वर्किंग का मतलब क्या है? किस बेसिस पे मैनेजमेंट ने, किस वर्किंग के बेसिस पे क्या निकाला है, ये प्रोविजन का अमाउंट निकाला है। मेरे हिसाब से इस टॉपिक की ज्यादा कुछ वैल्यू है नहीं, फिर भी हमने फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लिया है। आ जाओ बच्चों, अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या है? ऑडिट प्रोसीजर केस ऑफ यूज ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ऐसे बोलो। वेरी गुड राधिका जी, और बच्चे बोल लो ऐसे। अर्चित जान निकाल दूंगा तुम्हारी में। 620, हाँ शाबाश। 300 शाबाश। 501 शाबाश। 629 भाई, बहुत ही दुष्ट हो तुम लोग। 629, 650 बोल दो। 629.3 बोल दो बेटा। ऐसे 500 है इसका। और जो बच्चे 620 बोल रहे हैं ना, उन्हें दोबारा याद दिलाता हूं। इधर देखो, दुष्टों, पापियों, नलायकों, कितने अच्छे से याद करा रखे हैं। आओ मेरे साथ। ऐसे 600 अदर ऑडिटर, यानी ब्रांच का ऑडिटर, आपके कंपोनेंट का ऑडिटर। ऐसे 620 मैंने कैसे याद कराया था? 420 यानी धोखाधड़ी। 620 मतलब एक्सपर्ट। किसका एक्सपर्ट? ऑडिटर का एक्सपर्ट। ऐसे 500 मैनेजमेंट का एक्सपर्ट। फिर भूल गए तुम लोग। 500 में क्या है? कमांड जल्दी बता दो। 500 में क्या आता है? जल्दी बोलो बेटा। ऑडिटर एक्सपर्ट, नहीं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। 600 में क्या होता है? अदर ऑडिटर। 620 में क्या होता है? ऑडिटर्स एक्सपर्ट। सो 610 में क्या होता है? इंटरनल ऑडिटर। ओके, आइए नीचे दिख भी रहा है। वैसे बच्चा बोला सर यहां से, तो मैंने तो यहां से देख के बोल दिया। हाँ शाबाश। आ जाओ प्लीज, प्लीज एवरीवन, एवरीवन
तो अब बच्चों आप लोगों को थोड़ी बहुत यादें आएंगी चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हम लोग ऑडिट एविडेंस और मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम पढ़ के आ चुके हैं। यहां हम उतना समय नहीं लगाएंगे, एकदम स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे। आ जाओ जी। सो ऑडिटर प्रोसीजर, ऑडिट क्या प्रोसीजर लगाएगा अगर किसका काम यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, उसकी रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट से शुरुआत करें। अरे मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम किए हो तो रिपोर्ट दे दो। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन होता है सर, एक बार डेफिनेशन दे दो। हाँ डेफिनेशन बता देता हूँ, डेफिनेशन बिल्कुल बता देता हूँ बेटा। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। एक्सपर्टीज इन एनी फील्ड अदर देन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, other than auditing and accounting, and whose work has been used by the management in the preparation of financial statements। याद आ रही है बातें, याद आ रही है बातें। अब आप जब उसके काम को यूज करना चाहते हो, उसकी रिपोर्ट्स को यूज करना चाहते हो एज ऑडिट एविडेंस, तो आपको क्या करना है वो बता रहे हैं। रिपीटिशन लग सकता है, मैं थोड़ा क्विकली आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले ऑब्टेन एक्सपर्ट रिपोर्ट, एक्चुरियल है, एक्चुरियल वैल्यूएशन की रिपोर्ट आप लोग ले सकते हैं या एक्सपर्ट की रिपोर्ट ले सकते हैं फॉर दी प्रोविजंस लाइक वारंटी एक्सेट्रा। आप जब गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उन गुड्स के साथ बच्चों आप लोग वारंटी भी देते हैं, उस वारंटी के लिए आपको प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए हमें प्रोविजंस पहले से बना के चलने पड़ेंगे। तो आपने वो एक्सपर्ट ने जो रिपोर्ट बनाई है हम वो ऑब्टेन कर लेते हैं। फिर इवेल्युएट एक्सपर्ट क्रेडेंशियल। अब बच्चों में नहीं पढ़ाऊंगा सर, क्यों नहीं पढ़ाओगे, सीसीओ युवा याद नहीं आया, आओ। कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। फिर हम लोग देखेंगे भाई एक्सपर्ट इंटरनल एक्सटर्नल है, उनकी इंडिपेंडेंस चेक कर लेंगे। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी चेक होगी बेटा, उसकी ऑब्जेक्टिविटी है ना, कम ऑन। कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी हमने चेक करी, ऑब्जेक्टिविटी चेक करी, यही तो ऑब्जेक्टिविटी चेक हो रही है, इंटरनल एक्सटर्नल है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। देन उसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा था, ये सारी बातें बच्चों हम पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ऐसे 5 मिनट में सब पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा देख लो। आ जाओ। रिव्यू द एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल एफिलिएशंस। प्रोफेशनल एफिलिएशंस मतलब उसके पास भाई कौन से इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप है ना, कौन सी बॉडी से वो जुड़ा हुआ है। यस चलिए, तो एक बार दोबारा बच्चों यहाँ के लिए एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको, मेरे साथ साथ बोलना। बोलो क्या क्या, सीसीओ तो याद है सबको, ये भी ओ का ही पार्ट है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड देन उसकी क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल एफिलिएशन। उसके काम को हम लोग समझते भी हैं, उसके काम को हम कैसे समझते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि भाई हमारे पास एक्सपर्टीज है उसके काम को इवेल्युएट करने की या नहीं। अच्छा हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं, पता हम क्या करेंगे, जब सामने वाली पार्टी लड़के बुला लेती है तो हम भी क्या करेंगे, हम भी लड़कों बुला लेंगे, हम ऑडिटर एक्सपर्ट बुला लेंगे, है ना बेटा। आ जाओ। असेस द अजम्पशन, वो जो अजम्पशंस यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है भाई इस एसेट की लाइफ जो है 100 साल होती है, तो बोलेगा अच्छा 100 साल, शाबाश। अब इसको बेटा असेस कैसे करेंगे, हम इंडस्ट्री का डेटा रीड कर सकते हैं, हम उसी से बात कर सकते हैं। आपने कभी ऐसे किसी और एसेट की अजम्पशन ली है और क्या वो एसेट एक्चुअली में इतने साल चला है, मतलब कुछ साल चला भी है, या पता चला आपने 100 साल ली थी और 2 साल में खत्म हो गया, चाइना का माल था, राइट। तो असेस द अजम्पशन एंड मेथड यूज्ड बाय द एक्सपर्ट एंड चेक द नेचर ऑफ डेटा, वो किस तरह का डेटा यूज कर रहा है, राइट। वो डेटा जो है यूज कर रहा है वो बेटा अगर गूगल से डेटा निकाल के यूज कर रहा है, रिलायबिलिटी बताओ बहुत कम है। वो चैट जीपीटी पे डाल के यूज कर, चैट जीपीटी डेटा बताओ, चैट जीपीटी बेटा कुछ बता सकता है, उसके चक्कर में मत रहा करो। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे 2 मिनट का सत्संग फिर से, आपको एआई से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, एआई है बेवकूफ। मैं अभी एटलीस्ट एज ऑफ नाउ एआई है बेवकूफ, मैं बता रहा हूं आपको। अभी भी बेटा एआई लंगड़ा है और तुम उसे सहारा देके चलाओगे तभी वो चल सकता है, नहीं तो नहीं। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ कहना। प्लीज इस पे ज्ञान मत बांटना, मैं तुम्हें 36 एग्जांपल दे दूंगा, और अगर तुम सिर्फ एआई के भरोसे बैठे हो तो याद रखें कहीं एआई तुम्हारे भरोसे ना बैठा हो। मैं तो कुछ भी लिख देता था, ये देख लेगा अपने आप। आ जाओ प्लीज, यहां तक क्लैरिटी है बच्चों। देखो ये वाले वर्ड्स तो बिल्कुल क्लियर है, सीसीओ ये ओ में कवर हो गया। एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एफिलिएशन, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। पहले तो देखेंगे हमारे पास उतनी एक्सपर्टीज है या नहीं, उसने क्या अजम्पशंस ली है, क्या मेथड्स यूज करे हैं, और नेचर ऑफ डेटा उसने क्या यूज करा है। डन। फिर फाइनली कंक्लूजन बनाएंगे कि भाई एक्सपर्ट की जो फाइंडिंग है वो रिलेवेंट और रीजनेबल है नहीं, एंड उसकी एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डेटा यूज को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। रिपीटिशन आ रहा है, बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे, रिपीटिशन है बच्चों, प्योर रिपीटिशन है आपके चैप्टर नंबर 4 का। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, किस बात के लिए, ऑल नेसेसरी प्रोविजन हैव बीन मेड अकॉर्डिंग टू रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये है निहायत ही जबरदस्ती का पॉइंट। बात चल रही थी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, और जाते जाते पटाखा फोड़ के चले गए कि भाई मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेना कि सारी प्रोविजन जो है वो आपने प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर लिए हैं या नहीं। आइए मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाले पॉइंट को बच्चों क्विकली एक बार रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले देखो हम लोग क्या लेंगे, उसकी रिपोर्ट ले लेंगे। डन, बोल दो हाँ के ना। रिपोर्ट लेने के बाद हम लोग उसके क्रेडेंशियल्स को कैसे इवेल्युएट करने वाले हैं, हमें ये देखना है। सीसीओ के 2 पॉइंट बना दो, एक सीसी का और एक ओ का, ठीक है जी। उसके बाद कीवर्ड मार्क कर देता हूं बेटा आपके लिए,
प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड एफिलिएशन। पता चल गया हाँ भाई ये काबिल बंदा है कि नहीं है। अब उसके काम को समझने के लिए हम देखेंगे हमारे पास एक्सपर्टीज है कि नहीं, अजम्पशंस और मेथड समझेंगे, नेचर ऑफ डेटा समझेंगे, फिर उसी बात को बेटा दोबारा रिपीट कर देंगे। लास्ट में बेसिकली कंक्लूजन बनाना है कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट रेलेवेंट और रीजनेबल है या नहीं। ये पॉइंट आप लोग छोड़ना भी चाहते हो तो इग्नोर कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट के बच्चों कुछ लेना देना नहीं है मैनेजमेंट एक्सपर्ट से, सिंपली आपको मैनेजमेंट से क्या लेनी है, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि मैनेजमेंट तुमने सारे के सारे जो है वो प्रोविजंस जो बनने चाहिए थे वो बना लिए हैं या नहीं बना लिए। दैट्स इट, इजी, लिख लोगे, आ जाओ जी। तो ये हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों, छुट्टी हो गई। ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट फिनिश। और उसके बाद क्या बचे हैं, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए, डिस्क्लोजर्स। लेकिन अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाना है और वो क्या है, मीनिंग ऑफ प्रोविजन एंड लायबिलिटी वाला। आ जाओ मेरे साथ, एक बार आप पढ़ के देखें और मुझे बताएं अकाउंट्स में कहीं पढ़ी है बातें कि नहीं पढ़ी है, फिर आपसे चर्चा करूंगा। जल्दी बताओ। क्या आपने अकाउंट्स में पढ़ा है कहीं पे? एएस बताओ, एएस 4 एंड एएस 29 होना चाहिए मेरे हिसाब से। एएस 29 की तरफ ज्यादा झुकाव है, 4 में भी थोड़ी बहुत चर्चा जो है इसके बारे में हो जाती है। बोल दो हाँ के ना। चलिए आइए बहुत बेसिक डिस्कशन करेंगे बच्चों। अगर मैं आप मुझसे पूछें प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, तो प्रोविजन बच्चों ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, ऐसा कहा जाता है, ग्रेटर देन 50% होती है, राइट। और कंटीजेंट लायबिलिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है। कम ऑन, बोलो हाँ कहना। यही बात है, मोटी मोटी तौर पे यही बात है। बस आपने इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। आइए जरा मेरे साथ। प्रोविजन क्या है, एक लायबिलिटी which can be measured only by using a substantial degree of estimation. पॉइंट नंबर 1 कि भाई प्रोविजन अगेन आपकी एक लायबिलिटी है जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, एस्टिमेशन इन्वॉल्व है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। देखिए, प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लीगल और कंस्ट्रक्टिव, एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट। तो नंबर 1 ऑब्लिगेशन होनी जरूरी है। नंबर 2 साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का, इट इज प्रोबेबल। और जब मैं प्रोबेबल की बात करता हूं एग्जाम में मतलब क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 50% है कि आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का। बेसिकली आपके पास से पैसे जाएंगे, रिक्वायरमेंट होगी पैसों की टू सेटल द ऑब्लिगेशन, एंड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। इस वर्ड को पकड़ लीजिए बच्चों, यही दोनों चीजें तब अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो वो क्या बन जाएगी, कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। गेटिंग ए पॉइंट? अगर यही दोनों चीजें नहीं होंगी तो बेटा क्या बन जाएगी, कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगी, राइट। तो रिलायबल एस्टिमेट जो है वो बनाया जा सकता है अमाउंट का। फॉर एग्जांपल आपका किसी कस्टमर के साथ अगर केस चल रहा है, या कस्टमर छोड़िए, अगर किसी लीगल अथॉरिटी के साथ आपका कोई केस चल रहा है, तो बेटा उस केस में आप लोग, अरे यार शॉर्ट कोड बताया जा रहा है, ओरे से याद कर लो, रुक जाओ ना। हाँ जी, तो आपका कोई केस चल रहा है और उसके अंदर आपने अपने लीगल टीम से डिस्कशन किया, लीगल टीम बता रही भैया हम तो ये हारने वाले हैं और बहुत ज्यादा चांसेस है हारने के, और आज को हारने के बाद आपको इतनी कॉम्पनसेशन मिनिमम जो है वो देनी पड़ेगी। अमाउंट सेट है आपका, अमाउंट जो है वो आप रिलायबली एस्टिमेट कर पा रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, मेरे हिसाब से बच्चों वो कहां पे आ जाएगा आपके लिए, प्रोविजन के अंदर आ जाएगा। आपको उसका प्रोविजन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड हुज एक्जिस्टेंस विल बी कंफर्म only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events and not wholly within the control of the entity. अच्छा जी, and present obligation, यहां से बच्चों ध्यान से देखिएगा, that arises from past event but is not recognized। हम लोग इसको recognize नहीं करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम लोग इसको बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में दिखाते हैं। It is not probable that outflow of resources will be required to settle the obligation। probability उसकी हमें नहीं पता है। and amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability। जहां पे उसकी मेजरमेंट सफिशिएंट रिलायबिलिटी के साथ नहीं हो सकती है। इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप क्या बना देंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी बना देंगे। और याद रखिएगा प्रोविजन के लिए ये तीनों ही सेटिस्फाइड आपकी होनी चाहिए, तब जाके इफ दीज कंडीशंस आर नॉट मेट नो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। यानी तीनों कंडीशन सेट होंगी तभी बेटा आप लोग क्या बनाएंगे, एक प्रोविजन बना के चलेंगे। डन, बोलो हाँ कहना। प्रोविजन बनाने का मतलब हम उसको एज अ लायबिलिटी आज ही दिखाना शुरू कर देंगे। ओके, बोल दो। इसी बेसिस पे बच्चों एक क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है, वो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये आपके क्वेश्चन बैंक में मिलेगा आपको, कि आपको ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाने हैं फॉर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अगर आप बनाएंगे तो उसके लिए आपने ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाने हैं।
चार्ट मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दिया है, आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में ये आया हुआ था, तभी मैंने आपको इसका चार्ट भी यहाँ पे बना के दे दिया है। डन। अब एक बात, जैसे मैं आपसे जनरल डिस्कशन करूं तो भाई एक एएस बताओ जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में आएगा ही आएगा। एक एएस बताओ, आपने पढ़ा होगा यार, एएस 22। आप समझ लेंगे, पॉइंट्स आप खुद बना लेंगे, अगर जरूरी है बुक में पढ़ाओ। आओ जल्दी से करा देता हूं। कंप्यूटेशन, चेक एंटिटीज इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन फॉर कंप्लायंस विद इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इट्स रूल। क्या पॉइंट था ये? प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में सबसे पहले तो इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन चाहिए, और इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे होनी चाहिए? एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एडजस्टमेंट एंड रिबेट, एग्जामिन एडजस्टमेंट डिसअलाउड एक्सपेंसेस स्पेशल रिबेट अगेंस्ट द लास्ट कंप्लीटेड असेसमेंट। तो भाई आपको क्या क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी, क्या क्या आपको अलाउड था, क्या क्या आपको डिसअलाउड था, वो सारी चीजें चेक कर लेंगे। एडवांस एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड फॉर सेल्फ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड एनी टैक्स डिमांड। टैक्स पेबल कैलकुलेशन, आपने टैक्स पेबल कैसे निकाला है, लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट के रेट्स लगाए कि नहीं। प्रोविजन एडिक्वेसी, प्रोविजन एडिक्वेसी आप लोग कैसे चेक करेंगे? भाई आपके पास अब कंपनी का पूरा डेटा है, आप चेक करोगे इसका कितना टैक्स बनता था, उसके हिसाब से उन्होंने सही प्रोविजन बनाया है या नहीं बनाया है। फिर कंप्लायंस विद एएस 22, कुछ भी नहीं लिखा, बस एएस 22 को कंप्लाई किया है या नहीं किया। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए और बच्चा ये छोड़ के आ जाए कि सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था, मैं उसे क्या बोलूं भाई? हाँ कौन, बिल्कुल राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपसे एग्जाम में पूछ लें, घबराना नहीं है। कोई भी प्रोविजन हो, सबसे पहले बेटा क्या, प्रोविजन की कंप्यूटेशन दिखा दो, आपने कैसे कंप्यूट किया है प्रोविजन, प्रोविजन के बेसिस की कंप्यूटेशन दिखा दो। कोई मान लो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी की बात कर रहा है, ग्रेचुटी पे करनी है, उसके लिए प्रोविजन बनाए, अरे तो भाई साहब आप बताओगे ना कितनी सैलरीज पे होनी है, उसकी कंप्यूटेशन चेक करेंगे, उस सैलरी में क्या क्या एडजस्टमेंट होनी थी, क्या क्या एडजस्टमेंट नहीं होनी थी, राइट, किसको ग्रेचुटी मिलनी है, किसको ग्रेचुटी नहीं देनी है, हम वो चेक करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग ये भी चेक कर लेंगे कि भाई जब आपने एम्प्लॉय को हायर किया था उसके साथ आपने क्या एग्रीमेंट्स किए थे, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे। कम ऑन, यस और नो, बोल दो। तो आप कोई भी चीज पकड़ के उसके बारे में जो भी आपको नॉलेज है, उससे जो ऑडिट की लैंग्वेज हमने सीखी है वो लिख के आ जाओ बस। ये तब है जब आपको कुछ ना आता उस टॉपिक के बारे में। हेलो, बोल दो, आ जाओ। जब आता हो तो बेटा, जब आता होगा तो वही पॉइंट्स लिख के आएंगे। कम ऑन, बोल दो। लीजिए, तो ये हो गई है बातें। अब देखो एक और अच्छी बात बताइए, चेक वेदर एनी स्पेशल रेट हैज बीन ऑप्टेड और नॉट। अब ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, ये इन्होंने पुराने भाई साहब नोट्स बना रखे हैं, उसी पे चले जा रहे हैं। अब आपको पता है इनकम टैक्स में बहुत सारे आपको ऑप्शनल टैक्स रेट्स भी आ गए हैं। जैसे कि अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो उसके लिए 115 बीएसी बाय डिफॉल्ट है, और बाकी जो रेट है वो ऑप्शनल हो चुके हैं। ऐसे ही बच्चों कंपनीज के लिए भी है आज की डेट में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी आज की डेट में दो रेट्स चल रहे हैं। डन, बोल दो। तो जितना आपको लिखना है लिख के आओ बिंदास। ओके, चलिए, तो ये बच्चों हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। कौन से वाले? ये हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं प्रोविजन और कंटीजेंसी वाले भी। रिक्वायरमेंट आपके पास है डिस्क्लोजर की, ये आप लोग कवर कर लेंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे बच्चों क्या, नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी एट ऑल, ऑडिट ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके ओके, बोल दो। सर कुछ होमवर्क नहीं दोगे आप हमें? नहीं दे रहा, मत रो, नहीं दे रहा मैं। चलो ठीक है, आज रिवीजन करते हैं।